कल हमने पढ़ा था कि बैलेंस फोर्स क्या होते हैं, अनबैलेंस फोर्स क्या होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इनर्शिया एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले इनर्शिया के बारे में हम जान लेते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। तो बेटा इनर्शिया को हम हिंदी में जड़त्व कहते हैं। इनर्शिया को हम हिंदी में जड़त्व कहते हैं और ये किसी भी ऑब्जेक्ट की खुद की प्रॉपर्टी होती है, या ये कह सकते हो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन भी करता रहेगा। क्या समझ में आया? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रुका हुआ है, उसकी स्टेट रेस्ट की है, तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो लगातार यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में ही रहना चाहेगा। तो इसको हम बोलते हैं इनर्शिया। तो हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। तो आपने बेटा देखा होगा कि हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे हम बुक ही ले लें और बुक टेबल पर रखी हुई है, तो बुक जब तक टेबल पर रखी रहेगी, जब तक हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी अनबैलेंस फोर्स नहीं लगा सकते। यानी बुक अपने आप तो नहीं मोशन में आ सकती, तो इसे मोशन में लाने के लिए हमें इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन बुक की प्रॉपर्टी क्या है कि वो जिस स्टेट में रखी हुई है उसी में रहना चाहती है, यानी रेस्ट में रखी हुई है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। तो देखिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि जब हम किसी बस के अंदर बैठते हैं, जी आपने देखा होगा आपके स्कूल की बस आती ही होगी, ठीक है, आपको लेने के लिए पर डे स्कूल की बस आती है, ठीक है। और आप यहाँ पर सीट्स पर बैठे हुए होते हो, यहाँ पर सीट्स पर बैठे हुए होते हो, और कुछ बच्चे क्या होते हैं, खड़े भी रहते हैं। क्या? कुछ बच्चे खड़े भी रहते हैं, ठीक है। तो आपने कभी कभार देखा होगा जब हम जैसे ही बस के अंदर जाते हैं और खड़े हो जाते हैं तो हमारा जो बॉडी का लोअर पार्ट है वो बस के फर्श के साथ कांटेक्ट में आ जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट है बस के कांटेक्ट में आ गया, लेकिन बॉडी का अपर पार्ट अभी भी फ्री है, ठीक है। तो जैसे ही बस मूव करना स्टार्ट करती है तो हमारा लोअर पार्ट बस के कांटेक्ट में है, तो हमारा लोअर पार्ट जैसे ही बस मोशन में आती है तो हमारा लोअर पार्ट भी मोशन में आ जाता है। लेकिन हमारा अपर पार्ट अभी भी रेस्ट में रहना चाहता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि उसका लोअर पार्ट मोशन में आ गया है, तो अपर पार्ट अभी भी रेस्ट में रहना चाहेगा। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है कि जिस अवस्था में वो रखा हुआ है उसी अवस्था में रहना चाहेगा। इसी के अपोजिट हम देखते हैं कि जैसे हम बसें चल रही होती है, जैसे ही बस चल रही होती है वो अचानक से ब्रेक लग जाता है तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। क्या होता है कि जैसे ही हम बस चल रही है यूनिफॉर्म मोशन से और हमारी बॉडी भी उसी बस के अंदर यूनिफॉर्म मोशन से मोशन कर रही होती है, क्योंकि जो स्पीड बस की होगी वही स्पीड हमारी बॉडी की भी होगी। अगर हम बस के अंदर खड़े हुए हैं तो बस अचानक से ब्रेक लेती है तो हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। तो इसके पीछे भी इनर्शिया ही है। तो हम इसे समझते हैं कि हम कैसे आगे की तरफ गिरते हैं। तो बेटा इसमें क्या होता है कि वही रीजन है कि हमारा लोअर पार्ट जो होता है बस के फर्श के साथ कांटेक्ट में होता है। हमारा जो लोअर पार्ट है बस के फर्श के साथ कांटेक्ट में होता है
और जैसे ही और अपर पार्ट जो होता है वो बिल्कुल फ्री होता है। जैसे ही बस ब्रेक लगाती है तो बस रेस्ट में आती है, उसी के साथ हमारा लोअर पार्ट भी रेस्ट में आ जाता है, लेकिन हमारा अपर पार्ट अभी भी मोशन में होता है। तो हमारा लोअर पार्ट तो रेस्ट में आ गया और हमारा अपर पार्ट अभी भी मोशन में है, तो इसलिए हमारा अपर पार्ट आगे की तरफ निकल जाता है और हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो जिस स्टेट में रहना चाहता है वो उसी में ही रहने की कोशिश करता है। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करना हो, यानी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करना हो या फिर स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना हो, तो हमें उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हम उसे रेस्ट में लेके आ सकते हैं। या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है और हम उसी की डायरेक्शन में उसे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी स्पीड और भी इंक्रीज हो सकती है, उसकी वेलोसिटी और भी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने ये जाना कि इनर्शिया जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में चेंज होने का विरोध करती है, यानी स्टेट में चेंज का रजिस्ट करती है। रजिस्ट का मतलब विरोध करती है। तो हम इनर्शिया को ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज ए इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट which resist the change in state of motion और rest। यानी हम ये कह सकते हैं कि it is a property of object which resist in the change of state of rest और uniform motion। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो हम क्या कह सकते हैं? तो हम बोल सकते हैं इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट विच रेजिस्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हो आप कि इनर्शिया यानी जड़त्व किसी पदार्थ का कैरेक्टरिस्टिक गुण होता है जिसकी वजह से वह अपने अवस्था परिवर्तन यानी ब्रह्म अवस्था या गति अवस्था में चेंज होने का विरोध करता है। विरोध का मतलब रजिस्ट करता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी of object which resist to change in state of rest or state of uniform motion। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो अब इनर्शिया के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं और इसे समझते हैं कि इनर्शिया और क्या हो सकता है। ठीक है बेटा, तो हमने इनर्शिया के डेली लाइफ में कई सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं। तो देखिए एक और मैं एग्जाम्पल देता हूं कि आपने देखा होगा हमारे ब्लैंकेट होते हैं और ब्लैंकेट को जैसे ही हम फटकारते हैं, उसे तेजी से फटकारते हैं तो उसमें से क्या निकलती है? धूल के डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, यानी डस्ट पार्टिकल बाहर निकल के आते हैं। ये कैसे होता है? तो इसके लिए हम इनर्शिया का लॉ लगा के देखते हैं। तो आपको पता है कि इनिशियली ब्लैंकेट और डस्ट पार्टिकल कैसे थे? रेस्ट में थे, यानी इनिशियली डस्ट पार्टिकल और ब्लैंकेट इनिशियली रेस्ट में थे। ठीक है, तो जैसे ही हमने ब्लैंकेट की स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज किया, यानी उसे मोशन में लेके आए, उसे फटकारा, तो अभी भी डस्ट पार्टिकल रेस्ट की पोजीशन में थे। तो ब्लैंकेट तो मोशन में आ जाता है, लेकिन लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से
आपके जो डस्ट पार्टिकल हैं रेस्ट में रहना चाहते हैं, तो वो अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ते और आपका ब्लैंकेट मोशन में आने की वजह से डस्ट पार्टिकल ब्लैंकेट से अलग हो जाते हैं। यानी ये कहिए कि ब्लैंकेट, तो हमने ब्लैंकेट के ऊपर फोर्स लगाया तो उसने अपनी रेस्ट की पोजीशन को चेंज कर दिया। यानी पोजीशन का मतलब ये है यहाँ पर कि स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर वो स्टेट ऑफ मोशन में आ जाता है। ठीक है, इतना क्लियर। जबकि आपके डस्ट पार्टिकल अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को नहीं छोड़ते, जिसकी वजह से वो ब्लैंकेट से अलग हो जाते हैं। इसी तरीके से हम क्या देखते हैं कि जो पेड़ की शाखाएं होती हैं, पेड़ की ब्रांचेज यानी प्लांट्स की ब्रांचेज को हम तेजी से सेक करते हैं। जब हम तेजी से सेक करते हैं तो उसकी पत्तियां झड़कर नीचे गिर जाती हैं। तो इसमें भी लॉ ऑफ इनर्शिया काम करता है। तो वो कैसे करता है हम आपको बताते हैं कि जैसे ही हम ब्रांचेज को, ये हमारी ब्रांच है, ठीक है, इसकी ये ब्रांचेज निकली हुई है, इसके ऊपर लीफ है, ठीक है। ये लीफ है, और अगर हम इस ब्रांच को तेजी से विगोरसली क्या करेंगे, सेक करेंगे, तो इस पे से पत्तियां झड़कर जमीन पर गिर जाएंगी। तो ऐसा कैसे होता है? तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ इनर्शिया काम करता है। तो उस लॉ ऑफ इनर्शिया को देखते हैं। तो इनिशियल कंडीशन में ब्रांच और आपकी लीफ स्टेट ऑफ रेस्ट में होती हैं, यानी ये दोनों की दोनों रेस्ट में होती हैं। जैसे ही हम ब्रांच को तेजी से हिलाते हैं तो ब्रांच मोशन में आ जाती है, लेकिन पत्तियां अभी भी रेस्ट में रहना चाहती हैं। तो इसलिए ब्रांच तो तेजी से मोशन में आएगी और लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से, यानी हम जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, यानी अपने स्टेट परिवर्तन का विरोध करेगा। कहने का मतलब ये रेस्ट में से मोशन में आने का विरोध करेगा, इसलिए ये शाखा से टूटकर जमीन पर गिर जाती हैं और ये मोशन में नहीं आ पाती। किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से मोशन में नहीं आ पाती। जबकि हमने ब्रांच के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया है तो ये मोशन में आ जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि इनर्शिया की स्टेट को तोड़ने के लिए या फिर उससे अलग निकलने के लिए हमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट से या फिर इनर्शिया ऑफ मोशन से को चेंज करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस फोर्स की आवश्यकता होगी। इतना समझ में आया? अब थोड़ा इनर्शिया के बारे में समझते हैं कि इनर्शिया मास के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता। तो आपने देखा है कि अगर बहुत ही छोटा सा ऑब्जेक्ट है और इसका स्मॉल मास है, क्या हो, स्मॉल मास हो, तो हम इसे स्मॉल फोर्स द्वारा हम इसे धकेल सकते हैं, इसे पुश कर सकते हैं या फिर पुल कर सकते हैं। आपने ये देखा है, आपकी बुक है, इसके अंदर स्मॉल मास है तो आप इसे आसानी से पुश या फिर पुल कर सकते हो। अगर हम कोई बड़ा ऑब्जेक्ट ले लें या स्टोन का बड़ा एक पीस ऑफ स्टोन यानी बिग पीस ऑफ स्टोन ले लेते हैं और उसे पुश करके देखते हैं तो वो हमसे पुश नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि स्मॉल मास को हम स्मॉल फोर्स द्वारा चेंज कर सकते हैं, यानी इसकी इनर्शिया ऑफ रेस्ट को हम स्मॉल फोर्स लगाकर इसे मोशन में लेके आ सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है जो लाइक बस, तो ये रेस्ट में है। कैसे है? रेस्ट में है। तो अगर हमें इसे पुश करके हमें इसे मोशन में लेके आना है तो हमें इसके ऊपर लार्ज फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? लार्ज फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर मास स्मॉल है तो उस पर स्मॉल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट के अंदर जितना मास होगा, जितना ज्यादा मास होगा, उसकी इनर्शिया उतनी भी ज्यादा होगी। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर कम मास है
तो उसकी इनर्शिया कम होगी, ठीक है। या फिर जिस ऑब्जेक्ट के अंदर मास ज्यादा है तो उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं मास इज ए मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कह सकते हो? मास इज ए मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी हम मास से ही इनर्शिया का क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं? अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मास है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी इनर्शिया ऑफ रेस्ट या फिर इनर्शिया ऑफ मोशन क्या हो सकती है, ठीक है। समझ में आया? तो दूसरी बात हमने यहाँ पर भी समझी कि अगर मास कम है तो उसके ऊपर स्मॉल फोर्स लगाया जा सकता है, और अगर मास लार्ज है, यानी इसके अंदर मास क्या है? मास क्या है? बहुत ज्यादा हैवी है। क्या है? ये हैवी है, बहुत ज्यादा हैवी है, तो इसके ऊपर लार्ज फोर्स अप्लाई हमें करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मास इनर्शिया जितनी कम होगी उसके ऊपर हमें फोर्स भी उतना ही कम अप्लाई करना पड़ेगा। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना कम मास है तो उस पर हम कम फोर्स अप्लाई करेंगे, और किसी ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा मास है तो हमें उसके ऊपर लार्ज फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके उसकी स्टेट ऑफ इनर्शिया चेंज होगी। यानी कहने का मतलब यह है कि वो अपनी स्टेट को चेंज कर रेस्ट से मोशन में आएगा या फिर मोशन से रेस्ट में आ जाएगा। कब? जब उसके ऊपर हम लार्ज फोर्स लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर कंक्लूड निकाला कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर तो स्मॉल मास होगा, ठीक है। क्या होगा? स्मॉल मास इन ऑब्जेक्ट, तो इसके अंदर क्या होगा? स्मॉल इनर्शिया। अगर लार्ज मास है, लार्ज मास का मतलब हैवी मास है इन ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा? लार्ज इनर्शिया, यानी बहुत ज्यादा इनर्शिया होगी, ठीक है। तो लार्ज इनर्शिया होगी। तो कहने का मतलब क्या है? इसीलिए यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट होता है कि अगर इनर्शिया कम है तो उसके ऊपर स्मॉल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्मॉल फोर्स अप्लाई होगा किसके ऊपर? भाई स्मॉल मास है तो उसके ऊपर स्मॉल फोर्स अप्लाई होगा, तो उसकी इनर्शिया भी स्मॉल होगी। और अगर लार्ज फोर्स लगा हुआ है, लार्ज फोर्स हमने लगा रखा है, तो उसके अंदर लार्ज मास होगा और उसकी इनर्शिया भी ज़्यादा होगी, ठीक है। मैक्सिमम इनर्शिया स्मॉल कह सकते हो या फिर मिनिमम इनर्शिया कह सकते हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मिनिमम और इसमें मैक्सिमम, मैक्स इनर्शिया होगी, ठीक है। ये समझ में आ गया? तो यहाँ पर एक सीधा सीधा रिलेशन बनता है कि अगर ऑब्जेक्ट के अंदर कम मास है, यानी बहुत ही कम मास है, तो उसके अंदर मिनिमम इनर्शिया होगी, और उसे हम स्मॉल फोर्स द्वारा उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट के अंदर लार्ज मास होगा तो उसकी मैक्सिमम इनर्शिया होगी। समझ में आया? उसकी मैक्सिमम इनर्शिया होगी, तो हमें उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमें लार्ज फोर्स की आवश्यकता होगी। तो हमने यहाँ पर ये कंक्लूड निकाल लिया कि जितनी ज़्यादा इनर्शिया तो उसके अंदर उतना ही ज़्यादा मास होगा, और उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए हमें उस पर लार्ज मास अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर ऑब्जेक्ट के अंदर कम मास है तो उसकी इनर्शिया भी कम होगी सॉरी उसकी इनर्शिया भी कम होगी और उसके ऊपर कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा मास उसकी उतनी ज़्यादा इनर्शिया, और जितना कम मास उसकी उतनी ज़्यादा कम इनर्शिया, ठीक है। जितना कम मास होगा उसकी उतनी ही कम इनर्शिया होगी। और दूसरी बात, ज़्यादा मास पर हमें क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, कम मास पर कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर? अब ये समझ लेते हैं कि इनर्शिया के टाइप्स कितने होते हैं। तो इनर्शिया के बेटा 3 टाइप्स होते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट,
तो हमारे टाइप्स ऑफ इनर्शिया, तो यहां पर लिख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया में पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। सेकंड होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। और थर्ड होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो बेटा टाइप ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया के 3 टाइप्स होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसके अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगी। इतना क्लियर हो गया? तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। क्लियर? दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहता है, तो ये क्या कहलाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन पर एक ही डायरेक्शन में, यानी एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो वह उसी डायरेक्शन में मोशन करता रहेगा। क्या होगा, वो उसी डायरेक्शन में मोशन करता रहेगा। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। बाकी के हमने इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल देख रखा है और इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल देख रखा है। तो अब हम देखते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल क्या होगा। जब हम किसी बस में या फिर कार में या किसी व्हीकल में बैठे हुए होते हैं तो व्हीकल की मोशन की जो डायरेक्शन होती है तो हमारी बॉडी की भी वही डायरेक्शन होती है। अगर व्हीकल किसी शार्प टर्न लेता है, कहीं पर शार्प टर्न लेता है, बहुत तेजी से घूमता है, तो हमारी बॉडी जो है उस व्हीकल की खिड़कियों में जाकर लगती है। तो इसका कारण ये है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो यानी व्हीकल था उसने तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, यानी उसने टर्न लेके अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, लेकिन हमारी बॉडी को ये नहीं पता कि उसे भी डायरेक्शन चेंज करनी है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी जिस डायरेक्शन में है वो उसी डायरेक्शन में रहती है। तो अचानक से जब व्हीकल टर्न लेता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, इनिशियल कंडीशन में रहती है, यानी उसी सेम डायरेक्शन में रहती है और जाकर खिड़की में लग जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी हमारी बॉडी जिस डायरेक्शन में या कोई ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में चल रहा होता है वो उसी डायरेक्शन में रहने की कोशिश करता है, यानी वो अपनी डायरेक्शन की अवस्था को चेंज नहीं करना चाहता, यानी जिसमें है वो जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में रहेगा। तो इसे हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉर्थ में जा रहा है यूनिफॉर्म मोशन से तो वो नॉर्थ में ही चलेगा, ठीक है। तो अगर उसकी डायरेक्शन को हमें चेंज करना है तो उसके ऊपर हमें अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, नहीं तो वो उसी डायरेक्शन में मोशन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। वो अपने आप से अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, ठीक है बेटा। ये तो हुआ इनर्शिया। तो हमने ये समझ लिया कि इनर्शिया का हमने यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाला था कि स्मॉल मास होगा तो उसके अंदर स्मॉल इनर्शिया होगी, मिनिमम इनर्शिया होगी, और लार्ज मास होगा तो उसके अंदर मैक्सिमम इनर्शिया होगी। दूसरी बात ये भी समझा था कि मिनिमम इनर्शिया को, यानी अगर ऑब्जेक्ट के अंदर मास है, स्मॉल मास है, तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए स्मॉल फोर्स की आवश्यकता होगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर लार्ज मास है तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए हमें लार्ज फोर्स की आवश्यकता होगी, क्योंकि स्मॉल मास की वजह से उसके अंदर मिनिमम इनर्शिया बनेगी और लार्ज मास की वजह से उसके अंदर मैक्सिमम इनर्शिया बनेगी। तो ये बेटा आपका क्या हो गया, ये इनर्शिया हो गया।